पहली बार जी पहली मुलाकात जी। आपको क्या याद है? देखिए, ऐसा है कि कानपुर में मैं वीएसएसडी कॉलेज में पढ़ता था। तो वहाँ बीए में मेरा सेकेंड डिवीज़न आ गया। लोग समझते थे कि मैं विश्वविद्यालय में टॉप करूँगा। तो मैं फिर मुँह दिखाने लायक नहीं रह गया किसी को। अब वो अलग बात है कि वो उस असफलता के कारण मुझे कितना अच्छा हुआ जीवन में, ये अलग बात है। लेकिन उस समय बहुत निराश था मैं। वहाँ मुझे संस्कृत के अध्यापक थे पंडित राम सुरेश त्रिपाठी। वे पंडित जी की रिश्तेदारी में पढ़ते थे। पंडित जी से बहुत अच्छा संबंध था उनका। पता नहीं क्या हुआ, मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया हूँ कि एकदम से जैसे मैंने अपना रिजल्ट देखा और ये वाक्य आया कि हाँ, आई एम नो मोर ए फर्स्ट डिविजनर, वैसे मेरे मन में आया कि मैं चला जाऊँ बनारस द्विवेदी जी के पास। पंडित जी का एक लेख और पंडित जी की एक फोटो मैंने नवजीवन एक पत्रिका लखनऊ से निकलती थी उसमें पढ़ा था और ये जानता था कि त्रिपाठी के रिश्तेदार हैं। फौरन मैंने टिकट कटाया और वहां से बनारस चला गया और स्टूडेंट फ्रेंड के सामने जब पहुंचा रिक्शा मेरा तो इतनी बारिश शुरू हुई। उसके बाद में त्रिपाठी जी के यहाँ गया। त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा कि तुम प्राचीन इतिहास में एमए करो। लेकिन अग्रवाल जी के पास गया मैं तो अग्रवाल जी ने शायद न मुझे पसंद किया और मुझे भी, मेरे मन में पंडित जी की धुन थी। दूसरे दिन त्रिपाठी जी मुझे पंडित जी के पास लेकर के गए, लेकिन पंडित जी घर पर नहीं थे। बबुआ थे, जगदीश द्विवेदी उनके बड़े पुत्र जो थे। अब वो किस पोशाक में से कैसे थे वो अलग बात है, उसकी कभी चर्चा करूंगा मैं आपसे। दूसरे दिन पंडित त्रिपाठी ने कहा तुम अकेले जाओ, तो अकेले में गया। पंडित जी का जो निवास था, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके घर के सामने, उनके घर के सामने वैसे बंजर सा पड़ा था, कोई ज्यादा पेड़ पौधे वौधे नहीं थे और इतना करीब आधा किलो भात पड़ा था वहां कुत्तों के खाने के लिए। और दरवाजे पर गया तो पंडित जी कमरे में अंदर कुछ लोगों से बात कर रहे थे। तो पंडित जी की आवाज जो थी वो सुनाई पड़ रही थी और मैं समझ गया कि ये पंडित जी की आवाज ही होगी। और बहुत दुखी था उस समय में, निराश था, असहाय अनुभव कर रहा था। तो फर्श पर ही बैठ गया मैं। कुछ देर के बाद वहां एक लड़की निकली, करीब रही होगी 10-11 साल की लड़की, बाद में पता चला मुन्नू है। उसने एक मोहरा लाकर मुझे दिया और कहा कि जमीन पर क्यों बैठे, इस पर बैठिए। अच्छा लगा मुझे। करीब एक 15 मिनट के बाद सब लोग एक करके चले गए तो पंडित जी उस दरवाजे से नहीं बल्कि अंदर गए और अंदर से फिर बाहर निकले। उस दृश्य का, उस स्थिति का मैं जब अनुभव करता हूँ तो लगता है जैसे मैंने पहली बार गंगा स्नान किया। एक ऐसी मूर्ति सामने मैंने देखी, लंबी काया, खज्जर, खज्जर की बनियाइन एक सलूका टाइप का होता था जिसमें थोड़ा जेब होती थी, वो पहने थे पंडित जी। और लंबी धोती, वो बंगाली जैसी धोती पहनते हैं, चरणों को, अंगूठों को स्पर्श करती हुई वो धोती पहने थे पंडित जी। और आकर के वो खड़े हो गए सामने, मैंने चरण स्पर्श किया। वो याद है पंडित जी की लंबी काया। मैं वैसा मैं नहीं बन सकता, लेकिन खड़े हो करके और ये अपना जो दाहिना पैर है उस पैर को पीछे ले जा करके और ये फिर आगे ला करके और पंजों से उसे खुलान रहे थे पंडित जी। अब मैं अगर वैसे करूंगा तो गिर पड़ूंगा भी मैं, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ।
अब बोलने दीजिए मुझे। अच्छा, नहीं, खड़े मत होइए। खड़ नहीं, गिर पड़ूंगा, मैं खुद नहीं खड़ूंगा। लेकिन और पंडित जी लंबे थे तो उनकी वो आपने दाहिने पैर के पंजों से बाएं पैर के पंजों खुजला रहे थे पंडित जी। वो आदत थी पंडित जी की। वो जिसे क्या कहें कि रिफ्लेक्स एक्शन था, खड़े होकर के पंडित से करते रहते थे। तो बोले कैसे, क्या बात है? तो मैंने कहा पंडित जी मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो पंडित जी समझ जाते हैं दर्शन करने मतलब क्या होता है। मैंने कहा पंडित जी बीए में मैं था, मेरा डिवीज़न नहीं आया और लोग समझते थे, आशा करते थे, मैं आ गया हूँ और आपके शरण में आया हूँ। आप तो अच्छा, वो डॉक्टर अग्रवाल ने मुझसे कहा था कि इस समय द्विवेदी जी तो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। तो मैं खुद वहीं कुछ बोल रहा था जो अग्रवाल जी ने उनके बारे में कहा, वही कहने लगा मैं कि आप तो इस समय हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, आपके चरणों में कुछ मेरा जीवन बन जाए। तो पंडित जी ने कहा कि जीवन तो को बिल्कुल याद है, स्थिर स्वर में पंडित जी बोले थे, बिना किसी भावुकता के, कि कोई किसी का जीवन नहीं बनाता है, हर आदमी अपना जीवन बनाता है। तुम आ गए हो, नंबर कैसे थे तुम्हारे? बताया मैंने कहा पंडित जी मेरा इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में सब में फर्स्ट क्लास था, बीए में गड़बड़ा गया था। कोई बात नहीं, अब तुम अगर जो विद्यार्थी हो गए हो तो विद्यार्थी और गुरु से बढ़ कर के और आत्मीय संबंध क्या होता है, जो कुछ होगा वो तुम्हारा करूँगा। हमको आर्थिक कष्ट है तुमको? पंडित जी ने कहा तुमको कोई आर्थिक कष्ट है? मैंने कहा पंडित जी आर्थिक कष्ट नहीं है, नहीं होगा तो हम उसको कर लेंगे, बस पंडित जी कृपा आपकी चाहिए मुझे। कहा ठीक है। चलने लगा। चलने लगा तो वो चीज़ मुझे जो हुआ उसके बाद करीब आधे मिनट बीत गए तो उन्होंने कहा इधर आओ। और पंडित जी ने मुझसे कहा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? ऐसा अनुभव न जीवन में मुझे कभी हुआ, न इसके पहले कभी हुआ था। मैं आशा ही नहीं करता था, सोचते नहीं था कि कोई इतना बड़ा आदमी, पंडित जी तो मेरे देवता थे, वो इस लोक के मनुष्य नहीं थे मेरे लिए, जो मूर्ति मेरे मन में पंडित जी की थी। हाई स्कूल में 7th क्लास में मैंने सुन रखा था, मेरे अध्यापक ने बताया था कि ये बच्चों एक इस समय हिंदी का एक बड़ा विद्वान है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को टक्कर दे रहा है, उसका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो शांति निकेतन में है। ऐसे सुना था मैंने। तो पंडित जी ने पहली बार न जान न पहचान कहा कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? बड़ा अजीब मन हुआ। इसके बाद मैं अब क्या कहूँ, ऐसी बात क्या होगा, ऐसे गुरु के लिए क्या बल विस्तार पड़ेगा। फिर पढ़ने लगा, एडमिशन ले लिया मैंने। तो ये हुआ कि मैं जाता था क्लास में, बैठा रहता था। नई जगह थी बनारस, किसी से कोई जान पहचान में नहीं थी। कुछ ऐसा था कि क्लास के कई विद्यार्थी मेरे बारे में कहते थे कि ये बड़ा धोखेबाज लड़का है, ये ऐसी शक्ल बना के आता है कि लगता है कि बड़ा बुद्धू है, लेकिन ये बुद्धू है नहीं। एक लड़के ने मुझसे क्लास में एक दिन पूछा, अलग ले जा करके, कि ये बता बे कि तू सचमुच इतना सीधा है कि लगता है इतना सीधा तू? अच्छा, ये स्थिति थी मेरी। छोटा सा था तो जो डेस्क वेस्क रखे रहते थे वहाँ से यहाँ आता था। तो एक बार मैं डेस्क लांग करके आने लगा, तो बनारसी एक विद्यार्थी था टिपिकल, उसने कहा अकल के नाम पे बिल्कुल धुआं हो क्या? मतलब ये सच। तो मैं बिल्कुल बड़ा किंग करते विमूढ़ कानपुर से। अच्छा, पढ़ाई के स्तर में इतना अंतर था। वहाँ कानपुर में एससी कॉलेज की हिंदी और काशी विश्वविद्यालय में हिंदी, वहाँ की हिंदी में से इतना, तो मैं तो कहीं एक दिन ऐसा हुआ, भाग्य, सौभाग्य और कुछ नहीं। खड़ा था पीछे, जो नोटिस निकलती हो देख रहा था, पीछे से एकदम से मेरे कंधे पर स्पर्श अनुभव हुआ और किसने कहा विश्वनाथ, तो देखा पंडित जी खड़े थे।
बोले कैसे हो तुम, ठीक हो, चलो मेरे साथ चलो, घर चलोगे। मुझे तो पंडित ने रिक्शा बुलाया बिठाया, लगा कि वो उन्हीं दिनों वो गगरिन गया था अंतरिक्ष में उड़ करके, मुझे लगा कि यही मैं उड़ता जा रहा हूँ उड़ता जा रहा हूँ। उस दिन आपके घर में, यानी पंडित जी के घर में डीडीटी का छिड़काव हो रहा था, खरबूजा कटा था तो पंडित जी ने कहा कि खरबूजा इसको दे दो। कहा नहीं खरबूजे से क्या होगा। पता नहीं कैसे पंडित जी को इस बात का भान होता रहता था कि मैं भूखा हूं। उस दिन भी उन्होंने माता जी से कहा कि खरबूजे से क्या होगा, उसको खिलाओ कुछ। मैं बहुत दिनों तक समझ नहीं पाया अब बेटा कि मैं क्यों पंडित जी के साथ था। बाद में मुझे पता चला कि पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी ने बाद में उनको एक चिट्ठी लिखी मेरे बारे में, और जो कुछ अनुभव जैसा था मेरा, जैसा मुझे जानते थे, वो मुझे बहुत मानते थे, तो उन्होंने सब लिख दिया कि ऐसा लड़का है, ये है, ये है। तो वो पंडित जी के मन में उनकी चिट्ठी का असर पड़ा होगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कैसे चलता है तुम्हारा कुछ खर्चा पानी। तो मैंने कहा पंडित, फिर बोले ट्यूशन कहीं कर लो तुम। तो मैंने कहा कि पंडित जी मुझे कोई जानता हो तो था नहीं। तो एक बार उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ट्यूशन कर लो, मेरे बच्चों को पढ़ा लिया करो। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि 7 बजे आया करो पढ़ाने के लिए। ये गिप्पी जो था तब तक ये पैदा, पुट्टू नहीं पैदा हुआ था। पुट्टू पैदा हुआ है 14 जनवरी 1954 को। ये था छोटा सा ये गिप्पी, हाफ पैंट में कुछ कुछ करता रहता था, और लाल जी थे तुम्हारे पिता, दोनों पढ़ाने का। पंडित जी ने कहा 7 बजे जाओ। फिर पंडित जी एकदम से बोले, जैसे उनकी आदत थी एक बात कह के फिर से काटने की, बोले 7 बजे तक, ये छोटे छोटे हैं ना, हंसने लगे पंडित जी, सो जाते होंगे, तो 6 बजे आ जाया करो। फिर 6 बजे में जाने लगा। अब वहां पहुंच करके जो हुआ कांड वो विचित्र हुआ, विशेष रूप से लाल जी। ये गिप्पी जो था उसको तो मैं ले जाता था चॉकलेट वगैरह, टॉफी पे ले जाता, पैसे होते नहीं थे, लेकिन ये मन में था कि जब पैसे होते थे तो टॉफी ले जाओ, उसके लिए टॉफी खिलाता पिलाता था। पंडित सब ताड़ा करते थे। फिर किसी तरीके से साल भर बीत गए। साल भर के बाद एक ये घटना हुई, इम्तिहान जब देने लगा तो पहला पेपर जो था उसमें 25 नंबर छूट गया। तो आया था मैं बनारस की, बीए में फर्स्ट क्लास नहीं आया है, अब खींच के मैं फर्स्ट क्लास कर दूंगा, और पहले पेपर में ही 25 नंबर छूट गया। तो ये तो तय हो गया कि फर्स्ट क्लास नहीं आएगा। अब क्या करूं। गया, आस्ते फोन में रहता था मैं लंका के पीछे, योजना बनाई क्या करें क्या ना करें। सोचा कोई और भी विद्यार्थी मिले जिसने जो ड्रॉप करा इम्तिहान न दे। एक थे हनुमान सिंह बघेल, वो भी फर्स्ट डिवीजन के आकांक्षी थे। उनका भी पर्चा खराब हुआ तो उन्होंने भी कहा कि हम इम्तिहान नहीं देंगे। राय दी कि ऐसा करो कि प्याज जो है वो कांख में रख करके सो जाओ, प्याज कांख तो बुखार आ जाता है उससे, तो फिर कहने को हो जाएगा भी बुखार आ गया। तो प्याज कांख में रख सोए लेकिन बुखार नहीं है। अब हल्ला मचाया मैंने कि मेरी माँ जल गई है, स्टोव जला रही, मेरी मामा गई हैं। आए गया पंडित जी के पास, पंडित जी थे नहीं, माता जी से सबसे, मैं इम्तिहान नहीं दूंगा, अब क्या करूं। ये किसी से नहीं कहता था, छूट गया। पंडित जी आए, सुना, उनका विष्णु तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ भाई कैसे, मैं तो सोचता था तुम्हारा फंसा जरूर आएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे भी ध्यान दे देना, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी तो तुम घर जाओ
और फिर आकर के आओ होकर फिर तैयारी करना, पैसे वैसे चाहिए तुमको जाने के लिए, घर नहीं होगा। तो याद है मुझे पंडित जी ने 30 रुपया दिया घर जाने होने का, वो आंसू आंसू पोंछ करके। बहुत दिनों के बाद, इस घटना के करीब 15-20 साल के बाद, जब मुझे एमए कर लिया, फर्स्ट क्लास आ गया, नौकरी मिल गई, पंडित जी जब नहीं रहे, तो मैंने पुतुल जी से एक बार कहा, मन में पाप था कि मैं गुरु से झूठ बोला। पंडित जी का व्यक्तित्व तो ऐसा था, उसके सामने झूठ बोलने की जरूरत ही कोई नहीं थी। वो बड़े अपराध क्षमा कर देते थे, छोटे अपराधों पर दंड देते थे। तो मैंने कहा पुतुल जी से कि पुतुल जी, मैं झूठ बोला था और मेरी मावा नहीं जली थी, मैंने इम्तिहान छोड़ने के लिए हल्ला मचा दिया था। तो जैसे सुना पुतुल जी ने लगी हंसने, कहा मास्टर साहब, वो सब घर में मास्टर साहब ना, आपको विदा करके 15 रुपया दे करके, आपके आंसुओं से पोंछ करके, जैसे ही पंडित जी बाबू जी अंदर गए, उन्होंने कहा था कि ये खुद बच्चा है और मुझे भी बच्चा समझता है, झूठ बोल रहा है और समझ रहा है कि मैं इस पर यकीन कर लूंगा। तब मैं सचमुच बहुत दिनों के बाद रोया। तो बेटा, ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों से उक्तियां कही जाती हैं जीवन में कि सौभाग्य से गुरु मिलता है, पूर्व जन्म के संस्कार से गुरु मिलता है, अच्छा आदमी अच्छा गुरु मिलता है। मैंने अपने जीवन में देखा है और अनुभव किया है। आइंस्टीन ने गांधी के बारे में कहा था कि जो आने वाली शताब्दियां हैं वो यकीन नहीं करेंगी कि पृथ्वी पर 2 टांगों का एक आदमी ऐसा भी रहता था, गांधी जैसा आदमी। मुझे यकीन ही नहीं होता कि लोग मान सकते हैं कि एक आदमी कोई ऐसा द्विवेदी जो ऐसा आदमी था विद्यार्थियों के प्रति। अच्छा, और एक बात और है, ये मत समझो कि पंडित जी सिर्फ मुझे ऐसा मानते थे। मैं पंडित जी का कोई बहुत प्रिय तो था ही, लेकिन ये नहीं था कि मैं ऐसा प्रिय था। ये सब जितने भी थे, नामोजी, केदारनाथ सिंह, शिवप्रसाद सिंह। अब ये शिवप्रसाद सिंह जी बीमार पड़ गए थे, इनकी लड़की बीमार पड़ गई थी, तो बहुत दिनों के बाद पड़ा कि पंडित जी उनको ठीक हो जाने के लिए खुद व्रत रखते थे, ये पता नहीं था किसी को। तो वो बड़े आदमी थे, बड़े मनुष्य थे वो, और छोटी-छोटी बातों को बहुत, उनका जो पूरा जीवन मेरे साथ जितना है, ऐसी छोटी-छोटी लेकिन महान घटनाओं से भरी है। और ये मैंने सीखा कि जो आदमी बड़ा होता है, वो बहुत विद्वान होने से आदमी बड़ा नहीं होता। विद्वान भी बहुत बड़ा होता है। पंडित जी बहुत पढ़ते थे पंडित जी। रात को जग-जग कर पढ़ते थे। कभी-कभी ये होता था कि माताजी को, बच्चों को दिक्कत पड़ती थी बिजली की रोशनी से, तो पंडित जी लालटेन अपने लिए रखते थे पढ़ने के लिए। बिजली बंद करके कोने में, किसी को डिस्टर्ब ना हो, नींद में बाधा पड़े, लालटेन में पढ़ते थे पंडित जी। बहुत पढ़ते थे, लेकिन वो ये मानते थे आदमी बड़ा होता है बड़ी छोटी-छोटी बातों से। वो अपने घर में पशुओं से, जो पालतू रखे उनसे कैसा बिहेव करता है, अपने बच्चों से कैसा बिहेव, अपने नौकरों से कैसा बिहेव करता है, अपने विद्यार्थी जिनसे उसका कोई, जो उसको कुछ ले दे नहीं सकते किसी तरीके से, उनसे कैसा बर्ताव करता है आदमी, इन बातों से पता चलता है। तो पंडित जी इस तरीके से अपने जीवन के हर छोटी-छोटी घटनाओं में बहुत बड़े थे पंडित जी। और ये और ऐसा भगवान ने उनको बना भी रखा था। आवाज़, मैं जो बार-बार हँसता हूँ, पंडित जी का एक रूप ये था, जो बड़ा भोला रूप था। बहुत सीधा-साधा रूप था, बहुत आदमी रूप था। वो इतने बड़े विद्वान थे
बहुत रिसोर्सफुल थे, बड़े से बड़े आदमी देश के उनको जानते थे, उनका आदर करते थे। लेकिन एक रूप उनका वो भी था कि कपड़ा कभी ठीक से नहीं पहन पाते थे। शायद ही पंडित जी की कोई छवि मेरे मन में हो जब वो धुला धुला इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, लगे कि पंडित जी ने आज आयरन किया हुआ कुर्ता पहना है। शायद मेरे मन में पंडित जी का कोई रूप ऐसा नहीं है कि जब वो ऐसा कुर्ता पहने हो कि बहुत अच्छा इस्त्री किया गया हो। वो दोपहर को खाना खा के सोते थे, इसलिए उनके क्लास कम होते थे। बाहर क्लास पढ़ाया वो उनका 2-3 बजे से होता था, 12 बजे खा के सो जाते थे, जो जैसा मैं जानता हूँ। फिर वो निकलते थे, सोने के बाद चाय पीते थे, पान खाते थे। तो वो और जिस दुकान से पान खाते थे, तो हर बार जाकर मुझे उस दुकान से पान खाना चाहिए, नहीं तो उस पान वाले को बुरा लगेगा। चाहे खुद पानी की ज़रूरत खाने की हो चाहे ना हो, लेकिन वो दुकान आ जाए तो उतर करके रिक्शा पान ज़रूर खा लेंगे, नहीं तो सोचेगा क्या सोचेगा ये। तो वहाँ पान खाते थे। अब पान खाने में पान गिर जाता था उनके कुर्ता से, तो क्लास में कुर्ता वाला कैसे जाए, तो वहीं वो धोते भी थे। जब गिर गया तो पंडित जी को प्राय लड़कों ने देखा है कि उस पान की दुकान पर खड़े हुए और उससे पानी मंगवा के कुर्ता धो रहे हैं। अच्छा। तो ये जो सब रूप था उनका, तो ऐसा लगता था उन पर हँसा भी जा सकता था। सारी रिस्पेक्ट के बावजूद, सारी आत्मीयता के बावजूद उन पर ये भी लगता था कि घर का जैसे जैसे कोई बच्चा सा हो, सीधा-साधा सा है। और ये पंडित जी ने लिखा भी है कि उनको बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का, बहुत साफ-सुथरा रहने का नहीं था पंडित जी को। तो और खाना खिलाने का ढंग, खाने का शौक था। तो तुम एक तो जानते हो कि बहुत माताजी खाना बहुत अच्छा बनाती थी और तुम्हारे घर के सभी लोगों को खाने-पीने का बहुत शौक है। और तरह-तरह का बिल्कुल चिपका वो चूँकि भोजपुरी की तो थी ही, बलिया की ढंग खाना बनाने का। फिर शांति निकेतन थी, बंगाली भी जाना, फिर पंजाब में थी, पंजाबी जाना। तो जहाँ जाती थी वहाँ का जो कुछ खाना होता था बनाना सीख लेती थी और खिलाती थी। और पंडित जी का स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं रहता था, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि पंडित जी माताजी खाना अच्छा बनाती थीं। और बाहर के घर का खाना की तारीफ़ झूठ ही करते थे पंडित जी। पंडित जी को बाहर के किसी घर का खाना अच्छा नहीं लगता था। रेस्टोरेंट में, ढाबा में पंडित जी बिल्कुल नहीं खाते थे। मैंने उनको कभी नहीं खाते हुए देखा। घर में ही खाना खाते देखा। बाहर बड़ी तारीफ़ पंडित जी माताजी ने बताया कि वो भुनभुनाते भी थे बुरे खाने पर, अच्छा खाना ना बना हो, तो भुनभुनाते भी थे पंडित जी। और तो खाना अच्छा खाते थे और मन लगाकर भात, दाल, चोखा और ये माताजी सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाती थी। एक एक बनती है, कटहल की बतिया होती है। जो कटहल होता है जब वो कच्चा-सा छोटा-सा होता है, तभी उसका कोई बनता है, वो बिल्कुल मीट की तरह बनता है। जो पंडित जी वेजिटेरियन थे, पंडित जी मांसाहारी नहीं थे, माताजी मछली खाती थी। ये रहस्य जाने वो मैं जानता हूँ। तो लेकिन पंडित जी मांसाहारी नहीं थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये माताजी जो थीं, वो अपने घर से बनारस से बना करके लाती थीं बच्चों के लिए। तो एक बार मैं बैठा था, माताजी बेटी थीं, तो कहने लगा मैं कि माताजी बड़ा बढ़िया आप बनाती हैं खाना-वाना। तो माताजी ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन पंडित जी ने कहा कि बड़ा चालाक है। ए सुनत बड़ी सुनत बड़ा, उसमें बना के लाई लो ना, दही तो नहीं तो हजम ना होई। तो वो फिर वो मुझे भी मिला था खाने को। तो लेकिन पेट उनका इसलिए खराब रहता था कि अच्छा खाने का स्वाद वो संवरण नहीं कर पाते थे, खाते थे पंडित जी। और खिलाने का ढंग भी उनके घर के जो कुत्ते थे पंडित जी ने पाल रखे थे,
वो भी उन्हीं के हाथ का खाना पसंद खाते थे। अगर पंडित जी ना खिलाएँ तो वो भरपेट खाना नहीं खाते थे उनके कुत्ते भी। कुछ ऐसा उनका था मामला। कभी-कभी मैं अक्सर खाता था पंडित जी के यहाँ, जाता था काम करने तो रुक कर खाना भी खा लेता था, पंडित जी खिलाते थे। एक बार आए हुए थे पंडित रामनेश त्रिपाठी, हाँ, बड़े भारी साहित्यकार, लेखक मशहूर। तो वो खाना खा रहे थे, उनके साथ बैठा हुआ मैं भी खाना खा रहा था। तो खाते-खाते मैं रुक गया। तो पंडित जी रुक गए, रामनेश त्रिपाठी रुक गए, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने मुझसे कहा, "तुम क्यों रुक गए? तुम तो बच्चे हो, खाते जाओ।" तो मैंने कहा, "पंडित जी, अब मैं बहुत खा लिया खाता हूँ, अब सोता हूँ, सोचता हूँ मैं कम खाया करूँ।" तो पंडित जी ने कहा कि ये कब से सोचा है? हमने कहा, "पंडित जी आज से ही सोचा है।" तो पंडित जी ने कहा कि मैं 25 वर्षों से निरंतर ही संकल्प करता हूँ, कम खाऊँ और हमेशा ज़्यादा खा लेता हूँ। चलो कल से संकल्प करना। तो ये छोटी-छोटी बातें जो थीं, इन छोटी बातों में बड़े थे वो। आप पर कभी गुस्से हुए? गुस्सा-वुस्सा तो पंडित जी नहीं हुए कभी, लेकिन एक आध बार गुस्सा हुए, तो वो उनका जो गुस्सा करना भी था वो बड़ा अजीब था। लोग तरसते रहते थे कि पंडित जी कभी गुस्सा कर दें क्योंकि जब वो गुस्सा करने लगते तो वो बार-बार कहते रहते साल 2 साल तक, गुस्सा हो गया, मैं गुस्सा हो गया, मैं गुस्सा हो गया। तो था पंडित जी का ढंग अपना। और एक बार बहुत गुस्सा हुए थे पंडित जी, गुस्सा क्या हुए थे और उसमें बड़ी लीला थी। लीला ये थी बेटा कि एक तो ये घटना हो गई कि एमए छोड़ दिया था मैंने। पंडित जी को पता चल ही गया था कि झूठ बोला हूँ। तो कहा तो नहीं मुझसे कि तुम झूठ बोले, लेकिन मन में तो था कि झूठ बोलता है। इम्तिहान नहीं दिया ठीक से। उस गुस्से के पीछे जो 1-2 घटनाएँ हैं वो सुनो तो ज़्यादा क्लियर होगा। उन्हीं दिनों जन्माष्टमी के दिन याद है मुझे, जन्माष्टमी के दिन मैं गया तो पंडित जी को जन्माष्टमी की पूजा-वूजा की थी उन्होंने और वो बैठा तो उन्होंने मिठाई इतनी दी मुझे कि खा जाओ इसे, प्रसाद ले लो। तो मैं खाने लगा, तो खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चूँकि पंडित जी ने दिया था और प्रसाद था तो मैं खा गया। खा के हॉस्टल आया, गुरुकुल हॉस्टल रहता था मैं। वहाँ बीएचयू के हॉस्टल से मेहमान से नहीं बनता, लेकिन लड़के चोरी-चोरी बनाते हैं। तो केदारनाथ सिंह ने थे और कौन एक अजित कुमार सिंह रहता था लड़का, उन्होंने चोरी-चोरी मांस बनाया था जन्माष्टमी के दिन। और मैं वहाँ से आया और भूख नहीं थी और उन्होंने कहा खा लो बचा हुआ है। लोभ था मुझे मांस खाने का, खा लिया मैंने। खा लिया और बैठ के बात कर रहे थे। 1 घंटे बाद भयंकर दर्द पेट में उठा मुझे, बहुत दर्द उठा और टॉयलेट गया तो वहाँ से उठ नहीं पाया और पेट तन गया मेरा, नसें सारी तन गई, चल फिर नहीं पाता था। रात को 12 बजे फिर सब लोग उठा करके ले गए मुझे हॉस्पिटल। वो फूड पॉइज़निंग हो गई मुझे और डॉक्टर ने कहा कि ये तो आप ले आए, वरना अगर 1 घंटा आप ना लाते इनको तो मामला साफ था इनका। फिर पता नहीं क्या-क्या दिया गया, नमक वगैरह-वगैरह सब, और मैं 2-3 दिन तक बेहोश रहा। माताजी देखने आई थी हॉस्पिटल में और बच्चों ने क्या काम किया लड़कों ने कि ये सारी सच्ची बातें पंडित जी को बता दी। कुछ नहीं, पंडित जी ने कहा, मन में उत्तर एक तह के दूसरी तह हो गई। फिर पंडित जी ने कहा कि अब एमए है फाइनल, तो तुम एक एमए फाइनल में एक पेपर देने के बजाय एक निबंध लिखना होता था। तो जो लड़के अच्छे होते थे उनको एक एक किताब
या तो संपादन करना होता था या किताब पर काम करना होता था। तो पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम संदेश शासक पर काम करो। अब हम लोगों के जो हीरो थे वो डॉक्टर नामवर सिंह थे। तो जाकर मैं हर बात नामवर से बता दिया करता था। मैंने कहा कि वो संदेश शासक पंडित जी ने नाम कर। अब नामवर जी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी-कभी कुछ बातें ऐसी करते थे कि वो भयंकर डिच होती थी। तो उन्होंने कहा कि आपका संदेश शासक पर काम करेंगे। संदेश शासक, अरे वो बड़े चीज़ पर काम कीजिए कुछ, उस पर संदेश शासक को मामूली चीज़ है, क्या करेंगे आप? अब हम मानते थे नामवर जी को ही। अंदर से हम लोगों के मॉडल नामवर जी थे। तो पंडित जी ने कहा का मैंने कहा पंडित जी बड़ा सामान्य विषय है और कहने सामान्य विषय नहीं है, तुम नहीं जानते हो, उसी पे काम करो तुम। लेकिन मन में भी नामवर का बसी थी। जब यह बीमारी हो गई, ठीक हो गया, पहली घटना तो वो इम्तिहान छोड़ा, दूसरी घटना ये मांस खा करके बीमार पड़ा, तीसरी घटना ये हुई कि संदेश शासक पर नहीं सामान्य विषय है। पंडित जी ने कहा कि आज जाना मैं सिनॉप्सिस बना दूंगा, उसके काम करना शुरू करो तुम। जैसे मैं पहुंचा, सवेरे सवेरे का वक्त था, याद है मुझे, नहा धो के पहुंचा, जो नाश्ता नहीं मिलता था, चाय वो तो जानता ही था, लेकिन जुल्फी उल्फी झाड़ के केश वेश बना के पहुंच जाता था दिव्य भाव से। फिर वहां कुछ न कुछ मिल ही जाता था खाने पीने को। कहा गया था वो हो गया था बच्चा, तुमने काम शुरू कर दिया कुछ? कहा पंडित जी बड़ा सामान्य विषय है कुछ। कहा अच्छा अच्छा ठीक है, सामान्य विषय तो और कोई विषय ले लो। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा पंडित जी कौन विषय ले लिए ले। कहाँ ठीक तो विषय ले लो, लेकिन हिंदी का हेड कौन है इस समय यहाँ? अब मैं गड़बड़ाया, तो मैं तो विषय नहीं दूंगा तुमको। भाई किसने तुमसे कहा है कि सामान्य विषय? हमने कहा नामवर जी ने कहा है। अब उन्होंने लगाया कि नाम आता जाता कुछ पढ़ा लिखा करता है, कुछ पढ़ाई लिखाई बेकार की वो करता रहता है, और तुम समझते हो कि मैं तुमको चक्कर में डाल रहा हूँ? संदेश शासक मेरे बाप ने लिखा है। अब मैं ये समझा हो लगा रोने में भों करके, और पंडित जी ने डांटा। अब मैं जब रो भों करके भौकाल फाड़ के रोने लगा, तो लाल जी ने देखा। लाल जी ने कहा, "ए माई देखा माँ से रोल वाला है बाबूजी को।" माता जी आई, माता जी ने पंडित जी को डांटा। कहा सवेरे सवेरे कहा विद्यार्थी हो रोज बाड़ी आप। अब वो लेकर आंसू उसका था। लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, ये विषय में तुमको नहीं दूंगा ना, बिल्कुल नहीं, जाओ भगवान जाओ यार, आए आप आएंगे फिर कभी, आज तो मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगा, भगवान जाओ। वो पंडित जी ने डांटा, लेकिन बाद में अब अपर्णा जी गौरी जी, अब धीरे से पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो इंडो यूरोपियन मध्यकालीन भारत का पहला मुसलमान कवि है जिसने हिंदी में रचना की है। 11वें वर्ष चौलाहा पोएट है, कबीर का पूर्वज है, और कितना बड़ा काम पंडित जी मुझे दे रहे थे। वो कम से कम 5-6 विश्वविद्यालयों में लगा हुआ है कोर्स में, और उसका वो पहली किताब है जो पंडित जी के साथ में छपी है। तो कितना, अब वो नामवर जी क्या सोच के गड़बड़ा रहे थे तुम जानते हो, ये सब बातें होती रहती हैं। तो पंडित जी नाराज, लेकिन पंडित जी की नाराजगी से फिर पंडित जी उस किताब को लेकर के हमेशा उनको याद रहा कि मैं इस पर गुस्सा हुआ था, मैं इस पर गुस्सा हुआ था। उसका मुझे बहुत फल मिला पंडित जी के द्वारा। ये बात कहने मुझे नहीं चाहिए, लेकिन समझो कह रहा हूँ, मैं भी पंडित जी को बहुत मान करता, मेरे मन में भी बहुत है उनके लिए।
एक ऐसी घटना है जो मैं कभी नहीं कहूँगा किसी से, आज भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें मेरा अच्छा लगता है। पंडित जी ने किसी से कहा था, मेरी अच्छी प्रशंसा की थी। तो पंडित जी के द्वारा जो कुछ मिला, इतना मिला मुझे, उतना और कहीं मिल नहीं सकता था किसी से। और ये तो पंडित जी का अपूर्ण, असमाप्त, एक छोटे आदमी द्वारा देखा हुआ उनका बड़ा रूप है। अब वो जो उनकी विद्वत्ता है, उनका योगदान है, हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हृदय द्विवेदी, आचार्य तो यही दो हैं, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी अलग से हैं। द्विवेदी जैसे थे जिनको अपने समय के श्रेष्ठ सर्जक भी उनको, और पंडित जी भी सर्जक भी उन्हीं के जैसे थे। महर्षि गुप्त चाहे हों, जैन जी चाहे हों, अज्ञेय जी तो बहुत मित्रता थी अज्ञेय जी की तो जी से, नामवर जी हिमसेल्फ। अच्छा, ये अशोक वाजपेयी जैसे आदमी जो कि किसी को आचार्य मानते, कहते थे वो, अशोक वाजपेयी ने लिखा है कि हम अपने समय में आचार्य हम केवल एक ही मानते हैं, आचार्य साहब सत्यवेदी, और किसी को हम आचार्य नहीं कहते। तो वो पंडित जी की आलोचना में और पंडित जी के निबंधों में एक जो क्रिएटिविटी थी, और वो क्रिएटिविटी ऐसी थी कि उनका जो अखंड अपार संस्कृत ज्ञान था और अपने समय का जो लोक जीवन था, और ठेठ जो ये भोजपुरी गांव का खांटी आदमी होता है, अच्छा वो भाषा में ऐसा दिखलाई पड़ता था, उनकी शैली में, उनके खान पान में, उनकी पोशाक में। अब वो ऐसी भाषा कौन लिख सकता है कि हमारा जो मध्यकालीन बोध है, संवेदन है, वो कुछ जबदा गया है। ये जो मध्यकालीन संवेदन है वो कुछ जबदा गया है। तो ये चीज, और आगे बढ़ने का वो संस्कृत का नान्यापंथ मध्यते है ना, है उसका कोई अवगाह रास्ता नहीं है, अगवा रास्ता नहीं है। अब ये जो रास्ता है, बिल्कुल ये भाषा जो है कोई बाईपास नहीं है, शार्ट बाईपास नहीं है। तो इस तरह से पंडित जी पूरी विद्वत्ता को लेकर के जैसे हस्तामलक गेंद का उछाल करके फिर लोग लेते थे। ये शैली तो सौभाग्य से ही मिलती है, वो कठिन सर्जना करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर का वो कोई एक सबको आत्मीय बढ़ाने वाली अपार क्षमता जो होती है, जो ये बैठ के बोलते थे। पंडित जी कई विषयों पर ऐसे होते थे कभी कभी कि लोग नाराज हो जाते थे, लोग समझते कि पंडित जी समझौतावादी हैं, लोग समझते कि पंडित जी सत्ता के पक्ष में हैं। पंडित जी पर आरोप लगाए गए हैं, ऐसा किया गया है पंडित जी के साथ। लेकिन एक बात पंडित जी की उन्हें समझते थे, जैसे हिंदी का विरोध। अब ये तुम देखो, पंडित जी तो हिंदी के घोर समर्थक थे, हिंदी वाले थे, लेकिन शांतिनिकेतन में रहे थे और लोगों पर ना पड़ा हो रविन्द्रनाथ का प्रभाव, उन पर तो रविन्द्रनाथ का प्रभाव था। तो पंडित जी ये कहते थे कि जो भारतीय हिंदी का विरोध कर रहे हैं, यानी जो तमिल भाषी हिंदी का विरोध कर रहे हैं, या जो बांग्ला भाषी हिंदी का विरोध कर रहे हैं, ये हिंदी के शत्रु नहीं है। वो कहते थे ये भी तो भारतीय हैं। कोई आदमी हिंदी का विरोध कर रहा है इसलिए वो भारत का शत्रु है। तो पंडित जी का ये कहना था कि जो हमारा विरोधी है, जो हमसे असहमत है, वो हमारा शत्रु नहीं है। माई अपोनेंट इज नॉट माई एनिमी। ये तुम ये देखो, पूरे जनतांत्रिक
मानसिकता का आधार है ये। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो सत्ता है, मैं नहीं जानता, को इसकी बड़ी ज़रूरत है इस मानसिकता की। डेमोक्रेसी का जो तृणमूल है वो तो ये है कि जो भी असहमत वो अपना होता है। तो पंडित जी का ये था इसलिए अब उनकी सारी विद्वत्ता अलग, उनकी मानव, जैसे पंडित जी का अपना मशहूर वाक्य था कि विद्वान होने से क्या होता है, लगे हाथों। बनारस का एक बड़ा प्रचलित मुहावरा था, बेटा तुम जानते हो बनारस विद्वानों की नगरी है, लेकिन वहां के विद्वान कितने पंडित जी का बना एक शब्द है हिंदी में, वो पंडित तो हैं, पांडित्य के साथ साथ उनमें चांडित्य भी बहुत होता है। तो बड़ा मशहूर वाक्य उनमें चलता था हिंदी बनारस में कि जो जितना बड़ा विद्वान वो उतना बड़ा बेईमान। और बनारस का आदमी लंगोटा पहन करके और जो लुंगी है उसको कंधे पर रख करके जो घूमता है तो वो अपने सामने किसी को मानता उनका नहीं। तो वहाँ उस नगरी में रहकर और वहाँ से यश और अपयश, अपयश तो नहीं पंडित जी को मिला कभी, सब उनका आदर करते थे, उनका विरोधी भी उनका आदर करते थे पंडित जी का, लेकिन यश उन्होंने प्राप्त किया। अपमान पंडित जी को जरूर मिला। तो वो काशी की परंपरा है, काशी लोगों को, काशी स्वयं सम्मानित होना जानती है, काशी के विद्वान सम्मानित होना जानते हैं, सम्मानित करना नहीं जानते किसी को। और वो परंपरा शंकराचार्य से लेकर तुलसीदास से होती हुई द्विवेदी जी तक बनी हुई है, वो सम्मानित। पंडित जी का जो यश था वो बहुत था। पंडित जी उस बड़े व्यक्ति के रहते थे, उस धनवान आदमी तरीके से थे जिसका बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन नाम सुनते ही लोग उनको 1000 रुपया उनके नाम पर दे सकते थे, 1 लाख रुपया। कमेटी मैन अपॉइंट कराना, ये कराना वो कराना। उस समय में उसके सबसे बड़े अध्यक्ष डॉक्टर नगेंद्र थे। एडमिनिस्ट्रेशन, कमेटी मैन, पंडित जी किसी को नियुक्त नहीं करा पाते थे। कमेटी मैन में एक बार से दोबारा बोल नहीं पाते थे। बहुतों को चाहा उन्होंने और नहीं हो पाया। खुद नामवर जी को बीएचयू में नहीं करा पाए वो। मुझे बीएचयू में नहीं हो सकता था मेरा, चंडीगढ़ में थे, वहां भी नहीं हो सकता था मेरा। लेकिन ये था कि जिस सभा में जाते थे वो, उस सभा में उनके जाति लोग खड़े हो जाते थे। इसलिए उनके शिष्यों को नौकरी की कमी नहीं रही, चाहे जैसे उनके शिष्य हों, सब जो उनके नाम से कनेक्ट था उनको अपनी नौकरी मिल गई। मेरी जब एमए के बाद, एमए पढ़ने के बाद मेरी शादी, रिजल्ट नहीं निकला था तभी मेरी शादी हो गई थी। और घर वाले मेरी शादी जल्दी करना चाहते थे और हमारे बस में कुछ था ना मेरी शादी, हमारे जैसे गांव के हम लोग हैं कि जहाँ लोगों ने कह जमा कर ली शादी अपने। तो चिट्ठी पंडित जी के पते से मेरे पास आई कि तुम मिलते आ जाओ, तुम्हारा गौना इस, तुम्हारा इस दिन तिलक इस दिन है। वो उन्होंने पंडित जी को चिट्ठी, पंडित जी के पते में चिट्ठी लिखी। तो उन्होंने कहा कि पठनी पंडित जी कोई पढ़ावा कि विवाह कारणम पठनम,
हमारे यहाँ होता है विवाह हो जाए इससे पढ़ाई की जाती है। हमने कहा पंडित जी मैं क्या करूँ? तो पंडित जी बड़े झिड़क के कहा मैं क्या करूँ, जैसा समझो वैसा करो जा करके तुम। मैं गया शादी उदी करके आया। जब शादी उदी करके आया तो ये एक बात ध्यान में रहा मेरे, जो ससुराल की ओर से पत्नी के लिए साड़ी होने मिली थी, तो उसमें से एक जो अच्छी साड़ी थी वो माता जी के लिए ले आया और मिठाई ले आया। तो माता जी तो वो पंडित जी अंदर से और दे के पहुंचाया। तो मैं जब आने लगा तो मैं सुना कि पंडित जी की आवाज़ अंदर से आई, "गइल, गइल।" मैं गया, नहीं बेटे को बुलाओ, खाना खिलाओ इसको, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। खाना खाने के बाद कहा तुम अब क्या करोगे? भुवनेश्वर से चिट्ठी आई है मेरे पास कि अपना आप, उनके पास लोग जो थे वाइस चांसलर या प्रोफेसर, ये कहते थे कि आप अपना कोई विद्यार्थी योग्य भेज दीजिए अध्यापक के होने के लिए। तो भुवनेश्वर से आया था कि, तो उनका तुम भुवनेश्वर चाहो तो चले जाओ, वहाँ से चिट्ठी आई है तुम वहाँ पढ़ाओ जा करके, क्या करोगे अब? हमने कहा कि पंडित जी चला जाऊँगा मैं। फिर मुस्कुराए पंडित जी, बोले कि शादी हो गई ना, अब नौकरी चाहिए तुमको। अजीब हुआ। दूसरे दिन पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम नौकरी करोगे कि रिसर्च करोगे? ये बिल्कुल अंदर की बातें तुमको बता रहा हूँ मैं। है तुम रिसर्च करो। रिसर्च करने लगा मैं। मुझे स्कॉलरशिप बिना एप्लीकेशन दिए मिल गई थी। एप्लीकेशन बहुत बाद में दी थी मैंने। और केदारनाथ में लोग गए थे तो पंडित जी ने कह दिया था, मुझसे नहीं कहा, नहीं लोग कि नहीं, वो एक एक अपने अंदर, मैं किसी को नहीं कहा, मैंने विश्वास को रख लिया है अपने अंदर। 2 साल बीत गए। उसी बीच में पंडित जी का खुद निकलने का हुआ, मारपीट हुई, डंडे वंडे हम लोगों को पड़े वड़े, सब कांड हुआ। तो एक दिन मैं स्टेशन पर खड़ा था, पंडित जी को प्लेटफॉर्म भेजने जाता था इधर लैंग्वेज कमीशन में, तो खड़ा था, खड़ा पंडित जी आए, बोले तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं तुम नौकरी लगवा दूंगा। फिर मैं घर चला गया, वहाँ मेरे पास चिट्ठी गई कि तुम जाओ फौरन नैनीताल ज्वाइन कर लो। वहाँ भी उन्होंने, नैनीताल के प्रिंसिपल ने पंडित जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप अपना जगह खाली कोई विद्यार्थी भेज दीजिए। वहाँ गया मैं और ज्वाइन कर ली मैंने। शादी मेरी हुई गई थी, तो अब चाहिए थी नौकरी कोई ना कोई। वहाँ गया, 15 महीने 7-8 महीने काम किया मैंने उसमें। अब वहाँ हुआ कि नौकरी वहाँ कच्ची है और गवर्नमेंट में जब तक कुछ उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो पूरी नहीं करता था, एक्सपीरियंस वाला नहीं था मेरे पास। तो यहाँ जगह निकली। निकली क्या होगी, पंडित जी ने डॉक्टर नगेन से कहा होगा। यहाँ जहाँ निकली, स्नातक जी गए, उन्होंने कहा कि तुम वहाँ अप्लाई कर दो अगर चाहते हो तो। अप्लाई कर दिया मैंने, लेकिन पंडित जी ने कह रखा था। तो डॉक्टर नगेन से मैं मिलने गया तो डॉक्टर नगेन ने मुझसे कहा, ये बड़प्पन था वो डॉक्टर नगेन का। आई बात बिल्कुल, मैं गया तो बैठा रहा, कुछ तो बोले नहीं डॉक्टर नगेन। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा उठ के चला जाऊँ, लेकिन पंडित जी का स्वभाव था वैसे, वैसा तो उनका नहीं था। जो कुछ, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई इंटरव्यू, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई इंटरव्यू। I will see to it that you get here, so that you get a job here. But it is no commitment, it is no commitment. अब मैं भी अंग्रेजी बोलने लगा। No sir, I don't take it that way. लेकिन दूसरे बार जब जगह निकली तो उन्होंने फिर मुझे बुलवाया और नौकरी दी मुझे करोड़ी मेरे कॉलेज में, डॉक्टर नगेंद्र ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने
पंडित जी के कहने से ही उस ढंग से मुझे नौकरी दी है कि वाह डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी जी नहीं थे, पंडित पंडित तो शास्त्री नहीं थे वो। जब वो चलते थे वहाँ यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में तो सब खाली होता था, वो असली। तो डॉक्टर नगेंद्र, वो जगह जगह क्रिएट की गई है कहीं मीटिंग में, न वो पोस्ट एडवर्टाइज की गई, न उसका इंटरव्यू कोई हुआ, उसी में मुझे परमानेंट कर दिया गया। तो ये डॉक्टर ने पंडित जी के कहने से किया था। पंडित जी कृष्ण बन सकते थे, अर्जुन नहीं। पंडित जी का नाम जो था वो पंडित से बड़ा था। कोई सुन ले भाई, अच्छा अच्छा ये अच्छा द्विवेदी जी का शेष, अच्छा अच्छा कोई काम है, अच्छा पंडित जी के साथ काम आपने किया है, काम जहाँ परिचय काम का, अच्छा अच्छा स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर त्रिवेदी। तो इसलिए पंडित जी उन्होंने किसी इंटरव्यू में, पंडित जी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया आज तक, और इंटरव्यू लेते तो मैं क्या पूछते, मैं क्या जवाब देता, लेकिन पंडित जी ने ये पंडित जी के साथ मैंने किताब काम किया है। तो मैं था 26 साल का, लोग समझते थे कि मैं 55 साल का हूँ। आदरणीय त्रिपाठी लिख के चिट्ठी भेजते थे मेरे पास। तो ये पंडित जी ने किया है। पंडित जी का चक्कर ये था, पैसा पंडित जी चुपचाप पैसा देते थे। कभी कभी ये होता था कि जरूरत पड़ती थी तो पंडित जी माता जी से छिपा के भी देते थे कभी कभी, जैसे 5 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया। कोई एक बार पंडित जी ने 100 रुपया मुझे दिया था स्कॉलरशिप भरने के लिए, तो जब स्कॉलरशिप आई तो मैं वापस करने लगा, तो खर्च कर हम ही कर सबको देते थे, ना मुझको पैसा बोल दिया उन्होंने, ना पंडित जी ने। अच्छा ज्यादातर उनके पास वही आते भी थे जो नंगे भूखे धंचे पंचे, इधर उधर से कई कई बेवकूफ लड़के आते थे जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, कई पगले टाइप के होते थे, वो आते थे। तो ये भी था, हमारे पास लड़का आता है ऐसे बहुत। एक किताब मैंने लिखी है ना, खेती बाड़ी, तो उसमें देखो कैसे कैसे लड़के आते थे, आते हैं। तो वो सब मैं नहीं करता हूँ, पंडित जी करते हैं। मैं अगर किसी के लिए करता हूँ ना तो वो पंडित जी करते हैं। वो जो बता रहा था तुमसे मैं, वो ये था कि पंडित जी ने मुझसे सुनाए तो था उस दिन मैंने कि पंडित जी ने मुझसे कहा कि शाम को घूम रहे थे, ये नवंबर वंबर की शाम रही होगी, कहा कि कल चले आना तुम। वो कनौडिया साहब ने, भगीरथ कनौडिया कलकत्ते के, उन्होंने पैसा भेजा है विद्यार्थियों में बांटने के लिए, तो तुमको मैं आऊँगा, 50 रुपए ले जाना कर। अब वो रहा होगा मेरा नेचर की, ये जैसा रहा हो मैं नहीं जानता। मैंने कहा पंडित जी कब दिल्ली जा रहे हैं? फिर पंडित जी ने कहा इधर आओ, तुम अपने को बड़ा स्वाभिमानी समझते हो, मैं तुमसे ज़्यादा स्वाभिमानी था। मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि निर्मल नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है तुम्हारी। तुम समझते हो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लोगों ने दान दिया है जिन्हीं की बदौलत मैं हूँ, और जब मैं किसी लायक हूँ तब मैं खुद वैसे कर रहा हूँ जैसे मेरे साथ किया गया था। तुमको भी पैसे दे नहीं रहा हूँ, ये कर्ज दे रहा हूँ। जब तुम किसी लायक हो ना, तब जैसे तुम हो वैसे होंगे उनको तुम देना, समझे? और शुद्ध बुद्धि से मत कभी आचरण किया करो। ये पैसा लेना न लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, दानी भी बड़ा होता है। और पंडित जी ने इसका अमर वाक्य था कि दान वो होता है जो याचक को भी दानी बना देता है। पंडित जी
तो ऐसा है। अपर्णा जी, अपर्णा तो नाम आपका पंडित जी ने रखा होगा, कालिदास का दिया हुआ नाम है। हरि अनंत हरि कथानंदा। तुम जब बात करोगी तो पंडित जी पर जब चाहोगे तो बात करोगे। और मैं जिस लायक था, जो बुद्धि से, उस बुद्धि से लिख दिया है। मैं अभी भी पंडित जी पर एक और किताब लिखना चाहता हूँ। अब मैं संस्कृत संस्कृत तो और पढ़ लिया होता मैंने पंडित जी से, तो और अच्छी बात होती। कोई तो कोई और लिखेगा ही, बड़ा करेगा। ये तो शुरुआत है, अभी हो गई बड़ी। बेटा तुम काम कर रही हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। पंडित जी की इतनी संतानें हैं, इतने शिष्य हैं। शिव प्रसाद जी ने पंडित जी पर शिवान से शांत से नामवर जी ने किताब लिखी, बहुत अच्छी किताब लिखी नामवर जी। हमसे जो कुछ खुचुर पुचुर बन सका हमने किया, यश भी मिला उसको मुझे। सबने अच्छी कहा, बेटा तुम बड़ा काम कर रही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत है। बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब तुम पंडित जी नहीं हैं तो तुम्हीं से मिल करके संतोष होता है मुझे। आपकी उनकी आखिरी मुलाकात? अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। बता रहा हूँ। उस आखिरी के पहले का छोटा आखिरी जरूरी है। मैं नहीं जानता वो ईस्वी क्या थी, लेकिन आपातकाल था। सूरदास की शताब्दी थी। पंडित जी आए थे सूरदास पर भाषण देने। अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया था। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे उस समय। पंडित जी का आने में संकोच था, क्योंकि पंडित जी इंदिरा जी के, लेकिन पंडित जी आए थे। उनका भाषण सूरदास पर हुआ था जेएनयू में, नामवर जी अध्यक्ष उन दिनों। मैं वो भाषण सुनने गया था। जेएनयू में पंडित जी का वो पहला और आखिरी भाषण वही था पंडित जी का। विवेक भाषण सूरदास पर ही पंडित जी का उन्हीं आगमन में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में हुआ, बहुत बड़ा बाल जो होता उसमें हुआ। लेकिन इसमें जो पंडित जी बोल रहे थे, आवाज क्षीण हो गई थी पंडित जी की। उस उल्लास के साथ नहीं बोल रहे थे पंडित जी, जिस उल्लास के साथ पहले बोलते थे। लग रहा था मुझे, क्योंकि पंडित जी बोले थे 1 घंटा। उस समय तत्कालीन वाइस चांसलर थे। फिर पंडित जी को जाना था, टिकट कटा। शाम को पंडित जी को छोड़ने मैं जाता था, फिर गया छोड़ने। पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा कि मैंने अपने 2 विद्यार्थी थे, प्रेम सिंह और एक और था कोई पांडे, राकेश पांडे क्या नाम था। उन दोनों से मैंने कहा कि तुम लोग चले जाओ, पंडित जी को छोड़ाओ। क्यों नहीं, क्यों ऐसा मैंने सोचा, मैं समझ नहीं आया। लेकिन पुतुल जी ने मुझसे कहा कि मास्टर साहब आप भी चले जाइए।
इन दोनों की जो बुद्धि पवन है वो मंद है, आप भी चली जाइए। तो मैं भी चला गया। वहां एक घटना ऐसी हुई, उस घटना के बारे में क्योंकि मैं था मेरे सामने घटना, इसलिए मैं उसको भूल नहीं पाता और लिखा है मैंने, लेकिन और किसी ने उसका कहीं उल्लेख ही नहीं किया है। जब टिकट दिया गया और पंडित जी का फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन था, तो पंडित जी बहुत देर के बाद लड़के आए नहीं दोनों, और ला के आए मुझसे बोले कि पंडित जी का रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास में तो नहीं है। जब वो टिकट देखा गया तो पता चला कि वो सेकंड क्लास का टिकट है। वो रूप पंडित जी का, बिल्कुल थक गए थे पंडित जी, और टिकट कलेक्टर से कह रहे थे कि देखो भाई, ये कैसे टिकट हो गया, कुछ कर दो इसका। तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि पंडित जी, मैं क्या करूं, कानपुर तक जगह खाली है, कानपुर तक आप चलिए, लेकिन कानपुर के बाद क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब उसमें मैं पंडित जी को सेकंड क्लास में कैसे भेज देता। तो पंडित जी वापस चले आए, और हुआ ये अपर्णा, मैं बात छिपाना नहीं चाहता, पाप है मेरा, अपराध क्या और परिताप। पंडित जी ने मुझसे कहा कि उन्हीं दिनों कैलाश जी के पिताजी भी रुके हुए थे पंडित जी के यहाँ, और बिल्कुल समझी देखे हम आज। और पंडित जी मुझसे कहा कि तुम सवेरे आकर के टिकट कटा देना मेरा दूसरा वाला। मैं सवेरे सो गया, नहीं आया। सो क्या गया, मुझे नींद ही मेरी नहीं खुली, इतना थका था दिन भर का मैं। ये आया कि जब आया तो पता चला कि नहीं, पंडित जी तो गए। पंडित जी सवेरे ही पुतुल जी को और कुटकुट को लेकर के गए और टिकट कटा के चले गए। और पुतुल जी कह रही थी कि पंडित जी को, बाबू जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बनारस जा पाएंगे कभी। ये एक घटना है। उसके बाद पंडित जी वहां बीमार पड़ गए, बेहोश हो गए। माता जी ने बाद में बताया कि क्या हुआ, कि हमको मीटिंग उटिंग, मैंने सुना कि पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो पंडित जी कैलाश जी के बगल में एक रहते थे, कौन साहब, एक अध्यापक थे, वो बड़े आते जाते थे उनके यहाँ। उनसे पूछने गया तो पुतुल तुल जी सब थी, नहीं कोई नहीं थी माँ। वो कहे कि बस अब टच एंड गो का मामला है, पंडित जी का लग रहा है, इट कैन हैपन एनी टाइम। नित्यानंद जी मेरे साथ थे। तो घर गया, मैं रोने लगा, वो परेशान मैं रहा। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो, चले जाओ, कि जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक यहाँ परेशान रहोगे तुम। तो मैं गया, बनारस गया। बनारस गया, रास्ते बड़ी डर लगता कि पंडित जी पता नहीं है कि नहीं है। गया तो पंडित जी हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में थे। पर्दा पीछे माता जी थी, पुतुल जी थी। तो पुतुल जी ने जाके खड़ा हुआ पंडित जी के पास, चरण स्पर्श किया, तो वो मूर्छित थे पंडित जी। तो जब होश आई तो उन्होंने, पुतुल जी ने कहा कि बाबूजी मास्टर दवाई बने, हमेशा की तरीके से नाटकीय स्थिति में आए हैं। तो पंडित जी ने आंख खोली और मुझसे पूछा, पुतुल जी से पूछा कि चाय पी लिस, चाय पिया इसने। फिर मुझसे पूछा अकेले आए हो।
ये बात हुई। ये पंडित जी से मेरी आखिरी बात। फिर पुत्र जी ने मुझसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, कुछ उनको पुरानी बातों का स्मरण दिलाइए। तो मैंने कहा पंडित जी वो संदेश शासक का वो आया है, प्रूफ आया है, उसको देखना है पंडित जी, वो काम करना। तो पंडित जी ने कुछ कहा नहीं। बाद में जब पंडित जी नहीं रह गए तो पुतुल जी ने मुझसे क्या, आप उनसे क्या कह के आए थे? तो मैंने कहा यही संदेश शासक, उनके साथ काम किया था। तो कहा वो बार बार उसको बीच में कहते थे, तो तुम्हारी आपकी शिकायत कर रहे थे, देख नहीं पाता है, गलत कर देता है, देख नहीं पाता, गलत कर देता है। हुआ ये था कि जो पहला फॉर्म देखा था मैंने, तो उसमें शब्द ही गलत हो गया था। तो जब छप गई किताब, तब पंडित जी ने मुझे चिट्ठी लिखी कि तुमने ऐसा देखा गलत कि वो गणेश राय नमा ही गलत हो गया, बिस्मिल्लाह प्रथम पंक्ति में ही गड़बड़ हो गया है, उसको दोबारा छपवाना पड़ा। तो पंडित जी को दिमाग में था। ये मेरी आखिरी भेंट थी पंडित जी से। ये अजीब बात है कि शुरू हुई थी कि भूख नहीं लगी है, और अंत हुआ कि चाय पी ली इसकी नहीं। और ये क्या अकेले आए हो? तो बाद में वो गए जब हैं, कमरे में था मैं गया, क्योंकि लोग बहुत थे, बहुत उनकी सेवा करने वाले थे, इसलिए मैं रुका नहीं। क्योंकि जब मैं चलने लगा वहाँ से तो देखा कि हाँ, पुतुल जी ने मुझसे कहा कि आप चले जाइए, क्योंकि जब आप जाने लगेंगे तो पंडित जी बहुत परेशान हो जाएँगे। और माता जी थोड़ी देर के लिए निकल जाती हैं तो पर्दा उधर हटाकर करने लगते हैं कि तुम छोड़ गइलू, तुम छोड़ गइलू। तो मैं जब लौट रहा था देखा बबुआ जो हैं, सिगरेट-विगरेट पीते हुए और पान खाते हुए, रात भर का पान ले आते थे, रात भर रहने के लिए बबुआ थे वहाँ। मैं यहाँ चला आया। जब वो पंडित जी एम्स में लाए गए हैं, तो आखिरी दिन मैं गया हूँ, तो एम्स की बत्ती में करीब 6:30 बजे करीब बुझी है, माने पंडित जी की डेथ हो गई है, ठीक। तो उस कमरे में मैं था, बाहर आकर के मैं रोने लगा। कमरे में तो नहीं रोया, शीला जी थी, माता जी थीं, सब लोग नामवती थे। तो राजनारायण ने समझा कि मैं पंडित जी का लड़का हूँ, तो मुझे समझाने लगे। रात को चंद्रशेखर रात को थे वहीं पंडित जी की उसके पास, और दूसरे दिन पर ये हुआ है। तो तिलांजलि देते समय गोपाल त्रिपाठी भी आ गए थे, ये मैंने लिखा है उसमें। तो ये था पंडित जी का। फिर यहाँ था मैं चरही में, वहां मैं नहीं गया था, काशी। वो अच्छा नहीं लगता था, तो चरही में जाना, भोजन वोजन